डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल राइजिंग चैंप्स एकेडमी पे। मैं साकेत आपको पढ़ा रहा था क्लास 11th की मैथमेटिक्स। अभी तक के वीडियो लेक्चर सीरीज में हमने पढ़ा था कि क्या होते हैं सेट, सेट के एग्जांपल क्या होते हैं, सेट को पहचाना कैसे जाता है, सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। और उसके बाद से मैंने बताया था कि टाइप ऑफ सेट्स क्या होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इम्पटी सेट क्या होते हैं, नॉन इम्पटी सेट क्या होते हैं, फाइनाइट सेट क्या होते हैं और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। ठीक है, इतने चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद से मैंने कहा था कार्डिनलिटी ऑफ द सेट हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। बट उसके पहले जितना कि मैंने आपको बताया है सेट के एग्जाम्पल, सेट का डेफिनेशन और सेट की जो प्रॉपर्टी है, इतने चीजों पे बेस्ड हमारा एक्सरसाइज 1.1 है और इतने कंसेप्ट पे हमारा 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीटली लग जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अपना एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे, बट उसके पहले कुछ एग्जांपल भी देखेंगे। लेकिन उसके पहले हमने संडे स्पेशल क्विज नाम से अपनी एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने 5 क्वेश्चन दिए थे। अभी तक मैंने जितने भी टॉपिक पढ़ाए थे उससे रिलेटेड वो 5 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन के आंसर को मैं 1 बाय 1 डिस्कस कर रहा हूं। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है। देखिए, पहला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने कहा था व्हाट इज सेट, यानी कि सिंपली मैंने दे दिया था कि सेट की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, वही देखना था। तो जो डी ऑप्शन था उसमें मैंने लिखा था वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वो आपका सही आंसर होगा। दूसरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि फॉलोइंग एग्जांपल में से कौन सा एग्जांपल सेट का नहीं है। तो मैंने पहले ही बताया है। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर कोई भी मेरा वीडियो नहीं देखा है इसके पहले का, किसी ने भी अगर पहले मेरे वीडियो को वॉच नहीं किया, तो सबसे पहले वो मेरे वीडियो को जाकर के देखे। सारी वीडियोस की लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, वहां से आप देखेंगे तभी आपको चीजें 1 बाय 1 समझ में आएंगी, क्योंकि सारी वीडियो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ठीक है, तो अब चलिए मैं आपको बताता हूं दूसरा क्वेश्चन क्या था। दूसरा क्वेश्चन ये था कि सभी एग्जांपल में से उन एग्जांपल को टिक करना था जो सेट नहीं है। तो सेट पहचानने का मैंने तरीका बताया था कि जो भी कलेक्शन लिया जाना चाहिए वो कलेक्शन मेरे लिए सही होना चाहिए, वही कलेक्शन किसी इंडिविजुअल के लिए सही होना चाहिए और वही कलेक्शन सबके लिए सही होना चाहिए। बट यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी आप देखोगे तो उसमें लिखा है कलेक्शन ऑफ पुअर बॉयज। तो आप खुद बताइए ना, क्या कोई लड़का अगर गरीब है, पुअर है, तो मेरे लिए गरीब है? हो सकता है कि वो आपके लिए गरीब हो, लेकिन किसी न किसी के लिए ऐसा जरूर होगा, जरूर एक कंट्राडिक्शन पैदा होगा। वो कहेगा कि नहीं, ये गरीब नहीं है। तो वहां पे हम ये कह सकते हैं कि जो लिया गया कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड नहीं है। और आप देखिए ना, सेट की डेफिनेशन ही तो ये थी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तो ये भी है, पुअर बॉयज का कलेक्शन है, लेकिन वेल डिफाइंड नहीं रहा। इस वजह से ये जो एग्जाम्पल था वो हमारा सेट नहीं होगा। इस वजह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। तीसरा क्या था? तीसरे में ये था कि कुछ सेट दे दिए गए थे, उन्हीं सभी सेट में से ये बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेट बिल्डर फॉर्म, है ना, कि जो सेट के जो अलग अलग फॉर्म लिखे गए हैं उसमें बताइए कि कौन सा सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, तो आपको तो पहले से ही पता है कि 2 ही टाइप होते हैं, एक रोस्टर मेथड में लिखा जाता है सेट को, एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है। तो सभी ऑप्शन में से जब आप देखोगे तो जितने सभी ऑप्शन थे उन सभी ऑप्शन में एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट किया गया था और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट लगाया गया था, यानी कि वो रोस्टर मेथड में थे। तो एक यही ऑप्शन था जिसमें एलिमेंट को सेपरेट नहीं किया गया था कॉमा से, हाँ, सिर्फ सिंबलाइज फॉर्म में लिख दिया गया था और इसी वजह से ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या था? चौथे क्वेश्चन में पूछा गया था कि सेट की प्रॉपर्टी क्या है, ये बताना था आपको। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, अलग अलग प्रॉपर्टी दिया गया था, लेकिन उनमें से ये जो ऑप्शन नंबर ये है वो करेक्ट होगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा वो प्रॉपर्टी क्या है। मैंने नोट करके भी लिखवाया था अपने प्रीवियस वीडियोस में। तो वहां मैंने लिखा था अनऑर्डर्ड, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड ये कहां से आया है? तो सेट की डेफिनेशन से। अनऑर्डर्ड और डिस्टिंक्ट, इन दोनों के बारे में मैंने आपको नोट में बताया था कि जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो अनऑर्डर्ड होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं। ऑल्दो मुझे यहाँ पे लिख देना चाहिए था कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ठीक है, बट नहीं लिखा है तो वो अंडरस्टूड है ना, क्योंकि सेट के पास सिर्फ और सिर्फ होता ही क्या है? एलिमेंट ही तो होता है। तो वो एलिमेंट अगर आगे पीछे लिखे जा रहे हैं यानी कि अनऑर्डर्ड हो गए, तो वो अनऑर्डर्ड हमारा सेट भी कहा जाएगा, वेल डिफाइन अपने डेफिनेशन से हो जाएगा। और अगर एलिमेंट अलग अलग हैं तभी तो हम कह सकते हैं कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। तो सेट के पास होता ही एलिमेंट है, तो डिस्टिंक्ट अंडरस्टूड है कि वो एलिमेंट के लिए ही लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 5th नंबर में क्या था? 5th नंबर में एक कलेक्शन दे दिया गया था, है ना, कुछ नंबर्स के कलेक्शन दे दिए गए थे और कहा गया था कि ये फॉलोइंग जो हम 4 ऑप्शन दे रहे हैं, बताइए कि इसमें से इस सेट के लिए कौन सा सेट का रिप्रेजेंटेशन सही होगा। तो ये ऑप्शन एक ऐसा होगा जिसमें देखिए, याद हो कि ये लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, लेकिन आप इसको 1 बाय 1 करके वेरीफाई कर सकते हो। जैसे जो सेट लिया गया था वो कैसा लिया गया था? 10, 9, 8 इस तरीके का सेट लिया गया था 1 तक, है ना, कॉमा लगा करके। तो देखिए, नेचुरल नंबर में के कलेक्शन लेने थे, लेकिन लेस देन 11 से कम। तो 11 से कम आपका नेचुरल नंबर कौन होगा? 10 होगा। जब 10 यहाँ पे चूज करते तो 11 माइनस 10 करते, आंसर 1 आता, उस सेट में बिलोंग कर जाता मेंबर। और इसी तरीके से 11 से कम मान लीजिए अगर आप 9 लेते तो 11 माइनस 9 करते तो आंसर आ जाता
2 वो भी उस सेट का मेंबर होता। तो इस वजह से बाकी सभी ऑप्शन में इस तरीके की कोई बात नहीं थी, इस वजह से ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब हमको क्या पढ़ना है, एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 1.1 का सारा क्वेश्चन डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले कुछ एग्जांपल हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स को। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ एग्जांपल लिया जाएगा और उसको देखा जाएगा उसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए एग्जांपल है, ये लिखा है राइट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर मेथड। क्या है मतलब इसका, कि ये जो इक्वेशन दिया गया है इसका सोल्यूशन निकालना है, और सोल्यूशन निकालने के बाद से जो भी सोल्यूशन मुझे मिलने वाले हैं, सोल्यूशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन कहिए, रूट कहिए, है ना, ये सारी बातें एक ही तो हैं, रूट कहा जाए, सोल्यूशन कहा जाए, है ना, इसका कोई सिंपल कर दे, इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा वो भी हमारा रूट ही कहलाएगा ना। तो जो भी सोल्यूशन हमारा निकल के आ रहा है उसको रखना है किसके फॉर्म में, रोस्टर मेथड के फॉर्म में। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन निकाला जाए, और ये निकालना बेहद आसान है। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आपको कुछ भी दे दिया जाए, क्लास 10th में हम लोग यही तो सीखे हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, निकाल देंगे आंसर, है ना, और भी वहां पे बहुत तरीका था निकालने का, लेकिन यहाँ पे हम लोग यही काम करने वाले हैं, है ना। तो इसका सोल्यूशन लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। तो ये है आपका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, और अगर स्प्लिट करेंगे तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2x में से x को माइनस करेंगे तो x आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, जो कि यहां से इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आता है। ठीक है, तो अब इसमें से x अगर कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2, इसमें से -1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, अगेन दिस इज x प्लस 2, दिस इज x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये मुझे नहीं लगता कि इस पे बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, क्योंकि क्लास 10 में ये है, ऑब्वियसली बात है। तो अगर ये x प्लस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो x की पॉसिबल रूट क्या क्या हो सकती है, एक -2 और एक (1). क्यों, क्योंकि एक ये -1 उधर जाएगा तो +1, ये +2 उधर जाएगा तो -2। ठीक है, ये आ गया आपका x की जो वैल्यूज हैं, सोल्यूशन है, रूट्स हैं, कुछ भी आप कह दीजिए, है ना, ये है। इसको हमको रखना है किसके फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, या फिर रोस्टर मेथड में कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा। तो देखिए ना, यही तो है सेट, कर्ली ब्रैकेट लगाना है, एलिमेंट है उनको कॉमा से सेपरेट करना है, यही हो गया इन द रोस्टर मेथड। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको कोई सेट नाम देना चाहेंगे, लेट से अगर हम ए लिखते हैं तो ए लिख देंगे इसको सिंपली, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, नोट करना चाहे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एग्जांपल नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या एग्जांपल नंबर 2। तो इसको मैं रब कर दूंगा, क्या है एग्जांपल, एग्जांपल है राइट द सेट, सेट कौन सा है, x सच दैट x इज पॉजिटिव इंटीजर। क्या है ये, पॉजिटिव इंटीजर। कंडीशन क्या है कि जब उस x का स्क्वायर करें तो लेस देन 40 हो जाए। क्या हो जाए, x का जब स्क्वायर करें तो लेस देन 40 हो जाए। ठीक है, राइट द सेट इन सेट इन रोस्टर फॉर्म, या फिर रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जरा ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, क्वेश्चन में एक सेट दिया हुआ है, और सेट को देखते ही आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि चूंकि ये अपने वर्ड्स में लिखा हुआ है, सिंबलाइज फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए ये आपका रोस्टर सेट बिल्डर मेथड में लिखा हुआ है, और जो हमको निकालना है वो किस फॉर्म में निकालना है, रोस्टर फॉर्म में। और ऐसा हमने कराया है ना, जब क्लास पढ़ाते वक्त, वीडियो पढ़ाते वक्त हमने जब भी पढ़ाया है वहां पे ऐसे क्वेश्चन को मैंने कराया है कि अगर रोस्टर में दिया है तो उसको सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे, और सेट बिल्डर में दिखा है तो उसको रोस्टर में कैसे लिखेंगे। तो आपको पता है ना रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, रोस्टर फॉर्म में कुछ एलिमेंट्स होंगे, उनको कॉमा से सेपरेट करना है और कर्ली ब्रैकेट लगा देना है, ये हमारा हो जाएगा रोस्टर फॉर्म। लेकिन यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, जरा उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वही तो पता करना है। अगर रोस्टर फॉर्म हमको पता करना है, इसका मतलब क्या पता करना है, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स कौन कौन से हैं ये पता चल जाए तो हमको रोस्टर फॉर्म करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं क्या लिखा है। ये सेट को जरा ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। क्या लिखा है, x सच दैट x इज पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि जो x होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। और आप खुद बताइए, ये नंबर लाइन, ये 0, इधर आपका 1 2 3, इधर आपका -1 -2, तो ये सारे के सारे इंटीजर हैं। 0 भी एक इंटीजर होता है, बट आपको क्या बोल दिया गया, पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि 1 2 3 4 इन्हीं में से किसी को चूज करना है। और ऐसा चूज करना है
जिसका स्क्वायर करने पे लेस देन 40 आए, ठीक है। और उन्हीं एक्स का जो कलेक्शन होगा, उसी को हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखने वाले हैं, ठीक है। तो सोच करके देखिए, जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं, रिक्वायर्ड जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं। अगर पॉजिटिव इंटीजर मैं 1 चूज करूं तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। क्या ये लेस देन 40 है? जवाब होगा हाँ है। और अगर है तो ये इसके सेट में आएगा, बिल्कुल आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 लेस देन 40, 3 का स्क्वायर करेंगे लेस देन 40, 4 का स्क्वायर करेंगे लेस देन 40, 5 का स्क्वायर करेंगे लेस देन 40, 6 का स्क्वायर करेंगे ये भी लेस देन 40, 7 का स्क्वायर करेंगे लेस देन 40, नहीं होगा क्योंकि ये 49 हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के फॉर्म में ये सारे दिख रहे हैं, तो फिर एक्स के फॉर्म में कौन सा होगा 1 2 3 4 5 6, यही तो एलिमेंट होंगे। तो रिक्वायर्ड एलिमेंट्स आर, हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो भी रिक्वायर्ड एलिमेंट हैं वो कौन कौन से हैं, या फिर रिक्वायर्ड पॉजिटिव इंटीजर्स आर, यहाँ पे लिख सकते हैं रिक्वायर्ड पॉजिटिव इंटीजर्स आर, कौन कौन से होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 इतने ही तो इंटीजर होंगे, और उन्हीं इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो लेस देन 40 होगा। इस पूरे कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला है। तो हम उस एलिमेंट को कौन कौन सा नाम दे रहे हैं 1, कौन कौन से 1 2 3 4 5 6 10। जो सेट होगा हमारा वो कौन सा होगा, लेट्स से कि अगर हम ए नाम दे दें तो 1 2 3 4 5 6 हो गया सॉल्यूशन। यही तो करना था कि जो हमको पॉजिटिव इंटीजर हमको दिख रहे थे उनको निकाल करके हमको कॉमा से सेपरेट कर देना था। कॉमा से हमने सेपरेट कर दिया, जो एलिमेंट है उनको कॉमा से सेपरेट कर दिया, और कर्ली ब्रैकेट से मैंने इसको पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में आ गया। यही तो हमारा क्वेश्चन था हमारा एनसीईआरटी का, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं क्या कहता, ठीक है। जो अगला एग्जाम्पल है हमारे पास वो कुछ इस तरीके से है, राइट द सेट, राइट द सेट, कौन कौन सेट है 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6, कॉमा से सेपरेट है। देखते ही लग गया कि रोस्टर फॉर्म में है, तो क्या करेगा कि इस सेट को किस में लिखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में। राइट द सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, सेट फॉर्म, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। इसका सॉल्यूशन जरा ध्यान से देखना है, सोचना है। पहले इस सेट को ध्यान से देखेंगे कि इस सेट में 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 ये लिखा हुआ है, ठीक है। इन नंबर्स को जरा ऑब्जर्व करिए। ये जो 1/2 है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 में 1 ऐड किया गया हो तो 1/2 आ गया होगा। हाँ, 2/3 को जरा सोच करके देखिए, 2 तो ऊपर रहा ही होगा, 2 + 1 कर दिए हैं तो 3 आ गया होगा। हम बस ऑब्जर्व करने का तरीका बता रहे हैं, सोचने का तरीका बता रहे हैं, कैसे हम ये इसके कंस्ट्रक्शन को समझना है कि कैसे ये बना हुआ होगा, ठीक है। 3/4 को जरा देखो, 4 को अगेन 3 + 1 तो लिख ही सकते हैं, 3 + 1। इसी तरीके से हर एलिमेंट को इस तरीके के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे ही इतना इंफॉर्मेशन हमको मिला, हम कह सकते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में एक तो हमको जो भी लिखना होता है वेरिएबल के फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। तो लिखते हैं सेट के फॉर्म में, ध्यान से देखिएगा। क्या हम इस सेट को ऐसे लिख सकते हैं, लेट्स से अगर जो हमारा सेट बनने वाला वो ए है, तो हम लिख सकते हैं n/n+1। और n जनरली क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। यहां पर भी कह सकते हैं हम लोग n इज नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसको ये रख कर सकते हैं आसानी से। और कंडीशन क्या नोट करेंगे कि n, अच्छा नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं 1 से ना, तो 1 पुट करो, 1 1 + 1 2 1/2 आ गया। अगर नेचुरल नंबर 2 चूज कर रहे हैं तो 2 2 + 1 3 2/3, ये भी सही है। नेचुरल नंबर 3 चूज कर रहे हैं तो 3 3 + 1 4, ये भी सही है। 4 चूज करेंगे तो ये वाला आएगा, 5 चूज करेंगे तो ये वाला आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर 6 चूज कर सकते हैं क्या, तो जवाब होगा नहीं। क्यों, क्योंकि अगर 6 चूज कर लेंगे तो 6/7 आएगा, जो कि इस सेट में है ही नहीं। इसका मतलब है कि अगर सिर्फ हम n इज नेचुरल नंबर लिख दें तो ये बात सही नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर का कलेक्शन तो इनफाइनाइट होता है, सबको पता है ना। तो इनफाइनाइट नहीं, यहाँ पे एक कंडीशन नोट करनी होगी, और वो कंडीशन क्या होगी कि देखिए जो n की वैल्यू है ना भाई साहब, ये 1 से बड़ी होनी चाहिए या फिर 1 के बराबर होनी चाहिए। बिल्कुल बात सही है, 1 के बराबर होगी तो 1 से स्टार्ट कर देंगे। इस सिंबल का मैंने मतलब बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि इस सिंबल और इस सिंबल में क्या अंतर होता है,
ठीक है, तो अगर ये 1 से स्टार्ट होगा तो कहां तक मैक्सिमम जाना चाहिए, 6 तक। 6 तक जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो 6/7 करेंगे तो आंसर नहीं आने वाला है, इसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं आने वाला है। इसका मतलब है कि 6 से केवल लेस लिख देंगे, इक्वल लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई कहे नहीं इक्वल लिखना ही चाहते हैं हम, तो हमने बताया था अगर इक्वल लिखना चाहते हैं तो यहाँ 5 कर दीजिए। ठीक है, 5 तक जाने वाले हैं। ठीक है, तो आपका है, आप जिस भी फॉर्म में लिखेंगे ये बिल्कुल सही होगा। सेट बिल्डर फॉर्म की एक निशानी है कि आपका रिप्रेजेंटेशन औरों से अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, और वो एकदम सही माना जाएगा, कोई उसमें नंबर कट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा, ये भी सही है। और या फिर इस कंडीशन के जगह पर अगर कोई ये लिख दे ये तो भी सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एनसीईआरटी का कि ये मैच ईच ऑफ द सेट ऑन लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म, यानी कि लेफ्ट में रोस्टर फॉर्म दिए गए हैं विद द सेम सेट, यानी कि ये जो सेट दिए गए हैं इन्हीं सेट को दोबारा से इधर की ओर लिखा गया है ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। और इधर जो राइट साइड में जो यही सेट जो कि राइट साइड में लिखे गए हैं वो किसमें डिस्क्राइब किए गए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो सेम सेट ये लिखा हुआ है और सेम सेट ये लिखा हुआ है। इधर वाला किसमें है, रोस्टर मेथड में, इधर वाला किसमें, सेट बिल्डर मेथड में। 1 बाय 1 सेट को पहचानना है और मैच कर देना है कि कौन सा सेट कौन सा है, कौन सा सेट कौन सा नहीं है ना। तो जरा ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है PRINCAL। ठीक है, ये जो भी एलिमेंट लिखे गए हैं, अगर मैं इसको ऐसे कॉमा दे दूं, ठीक है, ये इनमें से कौन सा सेट इसको शो करता है। ठीक है, जिसका ये रोस्टर फॉर्म होगा और उसी का ये इधर की ओर सेट बिल्डर फॉर्म होगा। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म कैसे हो सकता है, तो ध्यान से सोचो, इसके बारे में कहां कुछ लिखा गया है। पॉजिटिव इंटीजर, ये पहले सेट में तो कोई पॉजिटिव इंटीजर अल्फाबेट की बात की गई, ये इंटीजर की बात, ये इंटीजर की बात, रही बात ये लेटर वर्ड प्रिंसिपल, आसानी से ये हम लोग चूज कर सकते हैं कि फर्स्ट का किस में आएगा, डी में आएगा। ठीक है, दूसरा जीरो एलिमेंट, जीरो एलिमेंट किस में आएगा, यहाँ पे देखिए x दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पहली बात तो पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है, जीरो कोई पॉजिटिव है, जीरो को नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव कुछ नहीं बोलते हैं जीरो के केस में, है ना। और क्या लिखा है, एंड इज अ डिवाइजर ऑफ 18, 18 का डिवाइजर हो सकता है, जीरो किसी का डिवाइजर हो सकता है, नहीं होता है, हाँ, जीरो किसी का डिवाइजर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, और इसके फॉर्म में क्या लिखा गया, x दैट x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 9, देन x इज इक्वल टू +3 एंड -3। तो +3 और -3 वाले का आंसर ये होगा, ये चौथा नंबर है, तो चौथे नंबर का भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आसानी से ये हमको मिल गया। अब बचा जीरो वाला फॉर्म, जीरो वाला फॉर्म यहाँ मिल सकता है, x दैट x इज एन इंटीजर, x कोई इंटीजर है और x + 1 = 1, तो 1 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, x की वैल्यू 0 मिलने वाली है, तो इस सेट में सिर्फ और सिर्फ 0 आने वाला है, और जब सिर्फ और सिर्फ 0 आने वाला है तो सेकंड वाले का आंसर ये हो जाएगा। बचा हुआ पार्ट ये है, तो 18 का डिवाइजर ये हो जाएगा आपका ऑप्शन है। तो ये हुआ आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज के ओरिजिनल क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज 1.1 पे। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, यानी कि जितने एग्जांपल दिए गए सारे के सारे कलेक्शन लिए गए उनको हमको बताना है कि वो सेट्स हैं या नहीं है। और इसको मैंने बहुत ही डिटेल तरीके से अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है, तो एक बार फिर से आप अगर नहीं देखे हैं तो लिंक पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां पे आप सीधे क्लिक करके हमारे वीडियोस को जा सकते हैं। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर, और आंसर को जस्टिफाई करना कि कैसे वो सेट है या फिर कैसे वो सेट नहीं है। तो पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल नहीं है, पहले ये क्वेश्चन ही है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। क्या करना है, किसका कलेक्शन करना है, मंथ्स के कलेक्शन करने हैं, और किसी एक साल में उन मंथ्स का कलेक्शन करना है जिसका लेटर स्टार्ट होता हो जे से। तो अगर कलेक्शन करेंगे तो कौन कौन सा मिलेगा, जनवरी जैसे स्टार्ट होता है, फरवरी नहीं होगा, मार्च नहीं होगा, अप्रैल नहीं होगा, मई नहीं होगा, जून और जुलाई, इसके अलावा कोई जे से नहीं आने वाला है, नहीं आने वाला है जे से। ठीक है, तो जे से हमारे पास 3 मंथ्स आएंगे, वो कौन कौन से हैं, एक तो हो जाएगा जनवरी, एक जून और एक जुलाई। अब ये कलेक्शन कोई भी बनाए, क्या इसके अलावा कोई और आ सकता है, कोई और आ सकता है, मैं बनाऊंगा तो ये आएगा, आप बनाओगे तो क्या आएगा, कोई भी बनाएगा तो इन 3 मंथ के अलावा नहीं आएगा। कोई कह सकता है नहीं हमारा पहले जुलाई आएगा, बाद में जून आएगा, फिर जनवरी आएगा, तो कोई बात नहीं है ना, सेट तो अनऑर्डर्ड होता है, मैंने नोट करके बता दिया था, सेट की प्रॉपर्टी में अनऑर्डर्ड होता है, आप आगे पीछे कुछ भी लिखो।
आप करोगे क्या, बेसिकली इन्हीं तीन ही एलिमेंट से आप कहोगे कि ये सेट कंप्लीट हो रहा है। तो मेरे लिए भी सही है, आपके लिए भी सही है, कोई भी बनाएगा तो यही कलेक्शन बनाने वाला है, और इस वजह से ये वेल डिफाइन होगा। और अगर कोई भी कलेक्शन वेल डिफाइन हो जाता है तो वो कलेक्शन क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। तो यहाँ पे ये आपका सेट कहलाएगा, ठीक है, ये आपका सेट हो जाएगा। ठीक, इसमें देखिए क्या लिखा है, द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, यानी कि क्या कह रहा है, इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। तो आप खुद बताइए ना, 10 मोस्ट टैलेंटेड मेरे लिए जो हो सकते हैं, क्या वो आपके लिए जरूरी है कि हो? और चलिए अगर हमारे और आपके लिए हो जाते हैं तो क्या जरूरी है थर्ड पर्सन के लिए हो? तो कोई ना कोई ऐसा इंडिविजुअल हमको पक्का मिल जाने वाला है जो 10 लिस्ट जो हम बनाएंगे मेरा अलग होगा, आप जो बनाओगे आपका अलग होगा। और अगर संभावना से अगर ये हमारा और आपका सेम हो गया तो क्या थर्ड पर्सन का सेम होगा? नहीं होगा, कोई ना कोई जरूर ऐसा होगा इसकी लिस्ट डिफरेंट हो जाएगा। और लिस्ट डिफरेंट होना छोड़िए, कोई एक भी एलिमेंट अगर दूसरा हो गया तो हम कह देंगे कि वो सेट अलग है, और इसलिए वो वेल डिफाइन नहीं होगा। सेट तो होगा ही नहीं, पहली बात वेल डिफाइन नहीं होगा ना। तो ऐसा कोई भी कलेक्शन जो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का अगर हम लिखेंगे इंडिया में तो वो हमारा वेल डिफाइन नहीं होगा, और इसी वजह से वो सेट नहीं कहलाएगा। तो ये हमारा सेट नहीं होगा, ठीक है। तीसरा क्या है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर। अब बताइए पूरे वर्ल्ड में बेस्ट क्रिकेट प्लेयर हमको लगाना है अपने कलेक्शन में, तो मैं जो बनाऊंगा वो लिस्ट दूसरी होगी, आप जो बनाओगे वो लिस्ट दूसरी होगी। कोई जैसा आदमी वैसा उसका वो बेस्ट अपना क्रिकेट का बनाएगा। तो आप जो भी कलेक्शन बनाने वाले हो वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। ये बात इसलिए सही है क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर आदमी मेरे लिए बेस्ट है तो वो आपके लिए बेस्ट हो, कोई जरूरी नहीं है। तो मेरा कलेक्शन पक्का है कि अलग होगा, आपका कलेक्शन पक्का है कि अलग होगा, थर्ड पर्सन का पक्का है कि अलग होगा। और इस तरीके के कलेक्शन को हमेशा कहा जाता है कि ये डिफाइन नहीं है। डिफाइन होता तो हर आदमी के लिए सेम होता, तो इसलिए ये वेल डिफाइन नहीं होगा। और जब वेल डिफाइन ही नहीं होगा तो कलेक्शन लेके क्या करेंगे? तो इस वजह से ये भी आपका सेट नहीं होगा, ठीक है, ये आपका सेट नहीं होने वाला है। चौथा क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो देखिए ना, कोई क्लास है, ठीक है, उस क्लास में मैं कहूं कि बॉयज के कलेक्शन को मैंने ले लिया। अब मैं किसी से भी पूछूंगा कि ये किसका कलेक्शन है तो कहेगा कि इस क्लास में कुछ बॉयज का है। थर्ड पर्सन से वो भी कहेगा बॉयज का कलेक्शन, बॉयज का कलेक्शन। सबने यही जवाब देना है। हो सकता है कि कोई दूसरा मतलब 10 लोगों का ग्रुप मैंने लिया है तो बाकी जो बचे हुए हैं उनमें से कोई ले ले, लेकिन वो जो कलेक्शन लेने वाला है उसको भी कोई पूछेगा कि क्या ये जो लाइन लिखा हुआ है सिर्फ इसमें कौन सी बात लिखी गई है कि ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो अगर सभी बच्चों को एक साथ ले लिया जाए, छोड़ने वाली बात ही नहीं है, सही बच्चों को एक साथ ले लिया जाए तो कोई भी यही कहेगा कि सही बॉयज का कलेक्शन है, सही बॉयज का कलेक्शन है। यानी कि ये अपने आप पूरा वेल डिफाइन है। कोई भी ये बात नहीं कह पाएगा कि ये सभी बच्चों का नहीं है, सभी लड़कों का नहीं है ना, क्योंकि आपको लेना ही लड़कों का है और आपने ले लिया तो वेल डिफाइन होगा चारों से। जब वो वेल डिफाइन होगा तो कहेगा कि ये सेट भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। 100 से लेस करना है नेचुरल नंबर को। तो ध्यान से देखिए, ये नंबर लाइन है, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं तो 1 से, 1 2 3 4 ऐसे करके मान लीजिए ये आपका 100 था। इन्होंने कहा कि 100 से लेस वाले जितने नेचुरल नंबर हैं उनका कलेक्शन करना है। यानी कि ये सारे कलेक्शन आते जाएंगे और यहाँ पे एक 99 आएगा, वो भी आते जाएगा, ठीक है। ये सारे कलेक्शन आते जाएंगे। तो जो भी कलेक्शन हम बनाएंगे आपको कहा जाएगा कि ये कलेक्शन बनाए, तो आप दूसरा बना पाओगे? नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपके लिए भी 1 से 99 तक ही नंबर है, हमारे लिए भी 1 से 99 तक ही नंबर है, क्योंकि 100 पे हमको जाना ही नहीं, क्योंकि लेस देन 100 है और नेचुरल नंबर लेना ही लेना है। तो चाहे हम लिखें, चाहे आप लिखो, चाहे कोई भी अदर इंडिविजुअल लिखे, उसको यही लिखना पड़ेगा, 1 to 99 ही नेचुरल नंबर लेना पड़ेगा। अगर लेस देन 100 बोल दिया गया नेचुरल नंबर को तो यानी कि ये पूरा का पूरा कलेक्शन जो निकल के आएगा वो वेल डिफाइन होगा, मेरे लिए भी सही, आपके लिए भी सही, किसी थर्ड पर्सन के लिए भी सही और सबके लिए सही, ठीक है। इस वजह से ये वेल डिफाइन होगा, और अगर वेल डिफाइन है तो वो कलेक्शन ऑटोमेटिकली सेट हो ही जाएगा, डेफिनेशन को फॉलो करके। फिर देखिए 6 नंबर क्या है, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटेन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद ने बहुत सारे नॉवेल लिखे होंगे, ठीक है। कुछ कलेक्शन अगर मैं बना दूं और कुछ कलेक्शन आप ही बनाओ तो उसमें डिफर हो सकता है, बट वो जो कलेक्शन लिखा गया है वो तो मुंशी प्रेमचंद का ही है। तो अगर मेरे कलेक्शन को कोई पूछेगा आपने क्या किया, तो थर्ड पर्सन यही जवाब देगा कि मुंशी प्रेमचंद का नॉवेल इन्होंने कलेक्ट किया है। किसी और से पूछेगा तो वो भी यही कहेगा कि मुंशी प्रेमचंद का नॉवेल इन्होंने कलेक्ट किया। ऑल्दो कि मेरा और उसका नॉवेल अलग हो सकता है, बट ये लाइन जो लिखी गई है इसके अकॉर्डिंग चलना होता है अपन को। तो क्या लिखा है, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो जो भी मेरे पास कलेक्शन होगा, जो भी किसी और के पास कलेक्शन होगा, उसमें कोई दो राय नहीं होगा कि वो मुंशी प्रेमचंद का नॉवेल नहीं है, क्योंकि उसको लेना ही वही है, तो वेल डिफाइन होगा। और अगर वेल डिफाइन होगा तो वो सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका एक सेट होगा। फिर क्या लिखा है, अ कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो ऑल इवन इंटीजर्स का कलेक्शन लिखना है, तो आप लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं इवन इंटीजर्स।
तो 2 इवन होगा, इंटीजर भी है, 4 6 8 कलेक्शन कर लीजिए। ठीक है, कलेक्शन आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो जो भी कलेक्शन आप करने वाले हो, मेरा जो कलेक्शन है या फिर आपका जो कलेक्शन है, जो भी कलेक्शन आप करोगे वो क्या इवन नहीं होगा? क्या इवन होगा? होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो इंटीजर होगा, इवन होगा, और जो भी कलेक्शन हम लेंगे, जो भी कलेक्शन आप लोगे, उसको भी यही कोई कहेगा कि हाँ इन्होंने इवन इंटीजर का कलेक्शन लिया है। मुझे कोई कहेगा तो मैं भी यही कहूंगा कि इवन इंटीजर का कलेक्शन लिया है, और इस वजह से ये आपका वेल डिफाइन होगा। अगर वेल डिफाइन होगा तो ये आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में 2 छोटा छोटा और क्वेश्चन रह गया है। ठीक है, इनको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और दूसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन, जो भी एक्सरसाइज में दिया होगा, सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 लगाया जाएगा। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे टीम के साथ जुड़िए, और अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी नोट्स, कोई भी मटेरियल, कुछ भी डाउट हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम पे जो ग्रुप बनाया गया वहां पे आप ऐड हो सकते हैं, और अपना कोई भी प्रॉब्लम आप शेयर कर सकते हैं। देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप हमारे इस चैनल को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू क्लास 11th मैथमेटिक्स, तो आप अपना कोई भी डाउट उस ग्रुप में कह सकते हैं, जुड़ सकते हैं, अपना बता सकते हैं। कोई भी नोट्स, मटेरियल, व्हाटएवर, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, हम लोग के लिए आप सिर्फ एक स्टूडेंट हो, तो हम लोग पूरा आपको हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो आप वहां पे ज्वाइन करके अपनी राय दीजिए, अपनी बातों को कहिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी यहाँ पे डाउट जो मैंने पढ़ाया है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो जरूर कहिए, कमेंट बॉक्स में कहिए, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होकर कहिए, लेकिन कहिए जरूर। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।